आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा है कार इज मूविंग एलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक कार जो है सीधी रोड पर चल रही है एक समान त्वरण से। कह रहा है इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट P एंड Q सेपरेटली। ये दो बिंदुओं से गुजरती है। वो बिंदु कौन से हैं? P और Q, और दोनों अलग अलग हैं। बाई ए डिस्टेंस विद वेलोसिटी 30 मीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 40 किलोमीटर प्रति घंटा रेस्पेक्टिवली। और P और Q पे चलती है तो उसकी चाल क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः। तो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन P एंड Q इज। तो दोनों के बीच में P और Q बिंदु के बीच में उसका वेग क्या है? तो फिर से समझिए कि एक कार सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चल रही है और दो बिंदुओं से गुजरती है P और Q। P बिंदु पर उसका वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और Q बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः। तो कह रहा है कि P और Q बिंदु के बीच उसका वेग क्या होगा। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने P और Q दो बिंदु बना लिए और उनके बीच में कोई बिंदु L बना लिया। तो P बिंदु पर वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा है जैसा क्वेश्चन में बता रहा है, Q पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है जैसा क्वेश्चन पे बता रहा है, और उसके बीच में कोई बिंदु है मिडवे मतलब बीच रास्ते पर कोई बिंदु है L, उस पर वेग हमने V मान लिया है। अब इसको हमको निकालना है कि L पर कितने वेग से वो चलेगी। तो लेट PQ इक्वल टू S एंड L इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। कह रहा है P और Q के बीच की दूरी अगर मान लिया जाए S है और ये L जो है एकदम मध्य बिंदु है P और Q का, तो जाहिर सी बात है कि मिड पॉइंट है P और Q का एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ द कार एट पॉइंट L, और V वेलोसिटी है इस पॉइंट L पर। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तीसरे नियम का उपयोग करने पर V गेट हमको प्राप्त होगा। पहले दोनों P और Q पर वेग निकाल लेते हैं। P और Q के लिए गति का तीसरा नियम लगाएंगे। तो गति का तीसरा नियम होता है V स्क्वायर बराबर V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये फार्मूला होता है। तो अब इसको इधर लाएंगे तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS हो जाएगा। तो V हमारा अंतिम वेग है तो 40 रख दिया और U हमारा प्रारंभिक वेग है तो 30 रख दिया बराबर 2AS कर दिया। अब ये A के बाद S इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, तो 2S नीचे चला गया, A इधर है, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन 2S बराबर 350 बटे S आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब जो है यहाँ से यहाँ के S और Q के लिए S और P के लिए जो है उसने फिर से देके फार्मूला लगाया S और P के लिए। तो ये L और P के लिए, L और P बिंदु मतलब आधी दूरी के लिए, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा प्रारंभिक वेग हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 30 का स्क्वायर हो गया, और अंतिम वेग V माना गया है तो V का स्क्वायर हो गया बराबर 2A, और दूरी पूरी S है तो ये इतनी आधी होगी क्योंकि L हमारा मध्य बिंदु है P और Q का, तो S बटे 2 रख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो V स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू A हमारा 350 बटे S निकाल लिए हैं इंटू S बटे 2, तो S कट जाएगा तो ये V आ जाएगा 25√2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस V बिंदु पर यानी मध्य बिंदु पर P और Q के हमारा वेग 25√2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, इसलिए C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। 46 में कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग।
तो एस्केलेटर का मतलब चलने वाली सीढ़ी जिन पे खड़े हो जाओ तो सीढ़ी खुद चलती है, उसको हम एस्केलेटर मान सकते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रीति किसी मॉल में कपड़े वपड़े खरीदने गई है, तो जिस दिन वो गई है उस दिन वो एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है, चलने वाली सीढ़ी काम नहीं कर रही। तो वही कह रहा है प्रीति रीचड द मेट्रो स्टेशन एंड, मेट्रो स्टेशन जा रही है, कपड़े खरीदने नहीं, मेट्रो वाले स्टेशन, एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। तो चलने वाली सीढ़ी काम नहीं कर रही उस मेट्रो स्टेशन की। तो कह रहा है सी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1। अब कह रहा है वो जो स्थिर चलने वाली सीढ़ियाँ स्थिर हैं उन पे वो चढ़ के जाती है, तो उसको टाइम T1 लग रहा है। ऑन अदर डे, जब दूसरे दिन क्या होता है कि इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, जब वो दूसरे दिन जाती है तो उस समय वो एस्केलेटर मूविंग में रहता है, मतलब चलनशील रहता है, मतलब सीढ़ी खुद चलती है, अब अपना स्थिर है, उसमें खड़ी हो जाएगी बस वो चलेगी। तो कह रहा है दूसरे दिन क्या होता है कि वो खुद स्टेशनरी है यानी स्थिर है और एस्केलेटर मूव कर रहा है। देन द एस्केलेटर टेक हर अप इन टाइम T2। अब उसको ऊपर सीढ़ी से ऊपर ले जाने में उसको एस्केलेटर टाइम लेता है T2। तो कह रहा है द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर विल बी। तो कह रहा है कि अगर वो एस्केलेटर चलता हो और फिर वो उस चलते हुए एस्केलेटर में ऊपर चढ़ने लगे तो कितना समय लगेगा उसको ऊपर तक पहुंचने में, ये कह रहा है। तो फिर से समझते हैं, प्रीति नाम की कोई लड़की है, मेट्रो स्टेशन गई है, और जब मेट्रो स्टेशन गई है तो उसमें चलने वाली सीढ़ी लगी हुई है कि सीढ़ी पे खड़े हो जाना है और मेट्रो स्टेशन पहुंच जाना है ऊपर चढ़ के। लेकिन उस दिन वो खराब है तो वो सीढ़ी चढ़ के जाती है। फिर दूसरे दिन क्या है कि दूसरे दिन वो एस्केलेटर सही है तो उस पर खड़ी हो जाती है और वो चला जाता है चलनशील सीढ़ी, और फिर वो पहुंच जाती है T2 समय में। पहले जब स्थिर था तो T1 समय में गई, और जब वो चल रहा था तो खुद खड़ी हो गई तो T2 समय में पहुंच गई। अब कह रहा है कि जब वो चल रहा हो और वो भी चलने लगे उन्हीं सीढ़ियों पे, तब कितने समय में वो ऊपर तक पहुंचेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं। अब देखिए, लेट V1 इज द वेलोसिटी ऑफ प्रीति ऑन स्टेशनरी एस्केलेटर एंड D इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हर। कह रहा है हम ये मान लेते हैं कि V1 वेलोसिटी है, वेग है प्रीति का जब एस्केलेटर स्थिर है तो उसमें चलने का, और दूरी जो तय की जा रही है वो मान लीजिए D है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो V1 बराबर D बटे T1 हो जाएगा, क्योंकि चाल पहले V1 मानी गई है, चाल कहें वेग, और दूरी D है और टाइम को T1 माना गया है। अब दूसरी बार अगेन लेट V2 इज द वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। अब दोबारा में क्या है, जो एस्केलेटर चलने वाली सीढ़ी है उसका वेलोसिटी V2 मान लिया गया है, तो V2 बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो V2 बराबर D अपान T2, क्योंकि इसमें समय हमने T2 माना है। अब नेट वेलोसिटी ऑफ प्रीति ऑन मूविंग एस्केलेटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब अगर पृथ्वी के सापेक्ष देखा जाए कि प्रीति का कुल वेग कितना है, नेट वेलोसिटी, तो इसको देखते हैं। तो देखिए, अब दोनों स्थितियों में अगर देखा जाए तो दूसरी वाली जो स्थिति है इसमें क्या है, इसमें जो एस्केलेटर है वो मूव कर रहा है। तो अगर हम पृथ्वी के सापेक्ष प्रीति का वेग निकालें, पृथ्वी के सापेक्ष, तो v इक्वल टू हो जाएगा, जब ये एस्केलेटर स्थिर है और प्रीति चल रही है, और प्लस ये हमारा हो जाएगा जब प्रीति स्थिर है एस्केलेटर चल रहा है। उसका कारण ये है कि इसको समझिए, इसको पढ़िए लाइन को अच्छे से तो समझ में आएगा। नेट वेलोसिटी ऑफ प्रीति का परिणामी वेग एक तरह से ऑन मूविंग एस्केलेटर, मूविंग एस्केलेटर पर विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब यहाँ पर एक चीज हमको ये समझना है कि देखिए, पूछा जा रहा है कि नेट वेलोसिटी ऑफ प्रीति ऑन मूविंग एस्केलेटर विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, पृथ्वी के सापेक्ष प्रीति का परिणामी वेग निकालना है जब एस्केलेटर
चल रहा है। तो देखिए पृथ्वी पर ही व्यक्ति खड़ा है और दोनों स्थितियां देख रहा है। वो व्यक्ति चलने वाली सीढ़ी पर नहीं खड़ा है। तो एक बार वो देख रहा है कि प्रीति चल के जा रही है ऊपर स्केलेटर पर, स्केलेटर रुका हुआ है, और दूसरी बार प्रीति खड़ी है दूसरी बार और स्केलेटर चल के जा रहा है। तो दोनों स्थितियां पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति देख रहा है, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष हमको निकालना है। तो चूंकि दोनों स्थितियों में व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है, इसलिए v1 और v2 जुड़ जाएंगे। तो v हमारा हो जाएगा v1 प्लस v2। तो ये आ गया d/t1 प्लस d/t2। तो ये d कॉमन हो जाएगा, तो t1 प्लस t2/t1 t2 आ जाएगा। तो द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग स्केलेटर विल बी। अब जो है अगर वो स्केलेटर चल रहा है, द टाइम टेकन बाई हर टू द वॉक अप ऑन द मूविंग स्केलेटर विल बी। अब वो स्केलेटर जब चल रहा है तो चलते स्केलेटर में नीचे से ऊपर तक पहुंचने में उसको जो है कितना समय लगेगा। तो कितना सापेक्ष वेग होगा वो तो निकाल लिए, समय चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी d है अपान चाल, ये निकल आई है वेग dt1 प्लस t2/t1 t2। तो ये सॉल्व करने पे dd कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो t1 t2/t1 प्लस t2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक सीधी रेखा पर कोई बस है, वो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से मूव कर रही है। ए स्कूटिस्ट विशेज टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। एक स्कूटर वाला नीचे जा रहा है, वो क्या कर रहा है कि बस को ओवरटेक कर ले रहा है, मतलब उससे आगे निकल जा रहा है 100 सेकेंड में। कह रहा है इफ द बस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटिस्ट। अगर स्कूटर से बस की दूरी बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो कह रहा है विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटिस्ट चेस द बस। तो कह रहा है कि विद व्हाट स्पीड, कितनी स्पीड से जो है वो स्कूटिस्ट बस को क्रॉस कर जा रहा है, ये कहने का मतलब। तो फिर से समझिए, एक बस है वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है सीधी सड़क पर, और एक स्कूटर वाला उससे आगे निकल जा रहा है, पीछे से आगे निकल जा रहा है 100 सेकंड में। और कह रहा है अगर वो स्कूटर और बस के बीच की दूरी 1 किलोमीटर थी जब वो निकलने का प्रयास किया, तो कह रहा है कि कितने वेग से वो स्कूटर वाला चला कि 100 सेकंड में उससे आगे ओवरटेक कर गया, यानी आगे निकल गया। तो इसको देखते हैं। तो इसको देखते हैं। लेट vs बी द वेलोसिटी ऑफ स्कूटर। vs जो है मान लिया गया है कि स्कूटर का वेग है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूटर एंड बस इज 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर। जो बस और स्कूटर के बीच की दूरी है वो 1000 मीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया है तो उसको हमने मीटर में बदल लिया। द वेलोसिटी ऑफ बस, बस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और ओवरटेक करने में स्कूटर को 100 सेकंड लगे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू द बस। तो जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है उसको पहले लिखा जाता है, और जिसके रेस्पेक्ट में यानी जिसके सापेक्ष निकाला जाता है उसको बाद में लिखा जाता है। और चूंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर, देखिए स्कूटर के निकालना है तो vs स्कूटर के लिखा गया, विद रेस्पेक्ट टू बस तो माइनस बस के किया गया। तो ये हमारा आ जाएगा। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। इसको लिख देते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी, इधर चाल आ जाएगा d/v। तो d हमारा 1 किलोमीटर है, उसको 1000 मीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी जो सापेक्ष वेग आया है vs माइनस 10, तो ये हो गया 100 सेकंड, क्योंकि t हमारा 100 सेकंड है। तो vs आ गया, यानी स्कूटर का वेग कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड से अगर स्कूटर चले
मतलब बस की दोगुना चाल से, तो वो 100 सेकंड में उसको 1 किलोमीटर दूरी पार करके स्कूटर को क्रॉस कर जाएगा। तो 47 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई 150 मीटर है और वो उत्तर दिशा की ओर चल रही है और उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है पैरट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। अब एक जो है उत्तर की दिशा में रेलगाड़ी चल रही है और दक्षिण की दिशा में यानी उसके जस्ट उल्टा एक तोता है, वो उड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के समांतर उसी के रेलगाड़ी के ऊपर उड़ा। तो कह रहा है द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन। तो पूरी ट्रेन को क्रॉस करने में तोता को कितना समय लगेगा, तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस टू बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ को इसको हम बना देते हैं, यहाँ पर देखिए बना लिया जाए। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये नॉर्थ हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो अब रेलगाड़ी इधर को चल रही है, ट्रेन के लिए टी लिख देते हैं, और पैरट इसके पैरेलल इधर को चल रहा है, पैरट के लिए पी लिख देते हैं। तो ये वीटी है, ये वीपी है। ट्रेन इधर को चल रही है, तोता इसके उल्टा चल रहा है। तो अब देखते हैं, इस डायरेक्शन को कह रहा है पॉजिटिव ले लिया गया है और इधर वाली को निगेटिव ले लिया गया है। तो अब चूंकि नॉर्थ वाली को पॉजिटिव लिया है, उत्तर वाली को, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वीटी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, और इसके उल्टा दक्षिण वाली को निगेटिव ले लिया है, तो वेलोसिटी ऑफ पैरट यानी तोता की वेलोसिटी वीपी बराबर -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैरट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैरट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो जिसकी निकालना होता है उसको पहले लिखते हैं। तो वीपी माइनस वीटी हो जाएगा, क्योंकि पैरट की निकालना है ट्रेन के सापेक्ष, तो वीपी माइनस वीटी। तो ये आ गया वीपी की -5 है माइनस ट्रेन की +10 है, तो ये आ गया -15 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे तोता की जो वेलोसिटी है, वेग है, वो ट्रेन के सापेक्ष -15 मीटर पर सेकेंड आ गया। दैट इज पैरट अपीयर्स टू मूव विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब पैरट को जो है ये महसूस होगा कि वो 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है उत्तर से दक्षिण दिशा में। निगेटिव बता रहा है कि ट्रेन के उल्टा, तो ट्रेन उत्तर में जा रही है, तो उत्तर से दक्षिण तोता चलेगा। अब टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, अब ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 150 मीटर है, चाल 15 मीटर पर सेकेंड है। दूरी 150 इसलिए है क्योंकि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, उसी को क्रॉस करना है, तो 150 बटे 15 हो जाएगा। तो ये 15 से 15 कटेगा, तो 10 सेकंड में ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा। तो 48 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नीट 2021 में कितना बड़ा क्वेश्चन आया है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि ये कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट टी बराबर 4 सेकेंड। कह रहा है कार जो है वो रेस्ट में है और वो चलना शुरू करती है, रेस्ट में है, और इसके बाद वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलना शुरू करती है और वो त्वरण 4 सेकेंड तक रहता है। ए बॉल इज ड्रॉप आउट ऑफ ए विंडो बाय ए पर्सन सिटिंग इन द कार।
और एक आदमी है उस कार में बैठा हुआ है, वो खिड़की खोलता है, वहां से एक गेंद को फेंक देता है उसी खिड़की से। तो कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट t बराबर 6 सेकेंड। तो कह रहा है 6 सेकेंड में के बाद उस गेंद का वेग और त्वरण क्या होगा। g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना। तो इसको देखते हैं। देखिए गिवन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार u इक्वल टू 0। हमको बता दिया गया है कि कार पहले रेस्ट में है, यानी प्रारंभिक वेग 0 है। अब कार त्वरण से चलना शुरू करती है, तो कार का त्वरण कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये त्वरण कितने समय तक रहता है t बराबर 4 सेकेंड तक। तो गति का प्रारंभिक समीकरण, पहला समीकरण लगा देंगे, v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर प्रारंभिक वेग 0 है, a 5 है, t 4 है, तो अंतिम वेग आ गया v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। Thus the final velocity of car at t बराबर 4 सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि अब अंतिम वेग जो कार का है 4 सेकेंड बाद वो है 20 मीटर पर सेकेंड। एट t बराबर 4 सेकेंड द बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ ए विंडो बाय ए पर्सन सिटिंग इन द कार। और 4 सेकेंड बाद जब कार का वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, तभी उस कार की खिड़की से गेंद फेंकी जाती है। तो पर्सन सिटिंग इन द कार, जो व्यक्ति कार में बैठा है उसके द्वारा गेंद फेंकी देती है। तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन द एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में गेंद की चाल कितना हो जाएगी, जो कार की चाल है, क्योंकि कार में ही व्यक्ति बैठा है, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ड्यू टू द कार के कारण, क्योंकि कार में बैठा व्यक्ति गेंद फेंक रहा है, कार की चाल 4 सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारी जो गेंद फेंकी गई उसकी भी चाल 20 मीटर पर सेकेंड होगी। Therefore in the y डायरेक्शन, अब देखिए हमको बनाना पड़ेगा, x और y, इस दिशा में कार जा रही है और कार इस दिशा में बॉल फेंकी जा रही है। तो अब देखिए इसमें, हाँ, तो Vx हमारा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया कार की वजह से। द वेलोसिटी ऑफ बॉल इन द एक्स डायरेक्शन, इस दिशा में 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी वेलोसिटी हमारी कार की वजह से, 20 मीटर पर सेकेंड। Therefore in the y डायरेक्शन द एक्सीलरेशन इज इक्वल इन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब y डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि गेंद फेंकेगा तो इधर को तो कार चल रही है, तो इधर का जो वेग होगा गेंद का वो 20 मीटर पर सेकेंड होगा। अब चूंकि उसने इस कार में बैठ के इधर को फेंक दिया है इधर को, तो इधर भी बॉल चलेगी, आगे बढ़ेगी कार की वजह से, और इधर नीचे की ओर ऐसे चलेगी, ऐसे मान लीजिए चलेगी, गुरुत्वीय त्वरण जी की वजह से नीचे गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो देयरफॉर इन द y डायरेक्शन, तो y दिशा में द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो y दिशा में जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उसके बराबर त्वरण प्राप्त कर लेगी वो गेंद। तो y बराबर g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो y डायरेक्शन में त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण ही होगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर y दिशा में हो गया। द वेलोसिटी ऑफ बॉल इन द y डायरेक्शन, अब y डायरेक्शन में क्या गेंद का वेग क्या होगा, तो Vy बराबर अब प्रारंभिक वेग u प्लस ए वाई टी, क्योंकि हमारा पहला जो समीकरण है गति का v बराबर u प्लस ए टी है। अब 4 सेकंड जब कार चल चुकी थी उसके बाद गेंद फेंकी गई, लेकिन वो जो u है वो गेंद की वजह कार की वजह से x डायरेक्शन में है, और जब बॉल हाथ में पकड़े था फेंका तो उस समय उसकी गति 0 थी, इसलिए प्रारंभिक वेग 0 हो गया। प्लस ए हमारा गुरुत्वीय त्वरण है वो 10 हो गया, और टी हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 4 सेकंड बाद गेंद फेंकी गई है खिड़की से और उसके 6 सेकंड बाद वेग और त्वरण पूछ रहा है। तो y डायरेक्शन में 6 सेकंड बाद, तो 4 सेकंड तो बाद तो फेंका है और 6 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो
4 तो गुजर गए, तो 6 में 4 घटा दिया तो 2 बचा। तो ये 4 के सेकंड के बाद दूसरे सेकंड की बात की जा रही है। तो t की जगह हम 6 में 4 घटा के रखेंगे 2 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए t की जगह 2 सेकंड रख दिया। तो ये vy मतलब y दिशा में हमारा वेग आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो जितना कार का वेग है उतना ही y में, तो x दिशा ये हो गई, y दिशा ये। अब देखिए x दिशा में 20 मीटर पर सेकंड वेग आ गया और y दिशा में भी हमारा 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ बॉल इन द डायरेक्शन y डायरेक्शन इज 20 मीटर। तो द नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, x दिशा में इधर है, y दिशा में इधर है। अगर हम इसको ऐसे खींच दें ऐसे, और तो नेट वेलोसिटी हमारी इस दिशा में पहुंचेगी, इस दिशा में। तो इस दिशा में जब नेट वेलोसिटी पहुंचेगी तो ये हमारा v, अगर इसको मान लें vx, इसको मान लें vy, तो अगर इसको निकालना हो तो ये हमारा, चूंकि ये 90 डिग्री है पूरा एंगल, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि ये हमारा vx है, ये vy है, तो ये और ये बराबर होगा तो ये भी vy हो जाएगा। तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अब हमको निकालना है, क्योंकि परिणामी x और y का इन दोनों के बीच से जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा ये है जो v नेट निकालना है, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर बराबर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो ये आ गया v बराबर दोनों 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो v बराबर 20√2 आ गया मीटर पर सेकेंड। Thus the velocity of the ball at t बराबर 6 सेकेंड इज 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो 6 सेकेंड के बाद जो हमारी गेंद है उसका वेग 20√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन as इक्वल टू 0। और x डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं होगा, क्योंकि त्वरण तो इधर होगा, y डायरेक्शन में गुरुत्वीय त्वरण की वजह से इधर जा रही है, इधर कोई त्वरण नहीं होगा। तो ax दिशा में त्वरण 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 49 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक छोटा सा जो है ये देखिए, ये आनत तल इसको बोलते हैं, मतलब झुका हुआ तल। इस पर कोई एक ब्लॉक रखा है, यहाँ से ऐसे फिसल रहा है। तो कह रहा है स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t बराबर 0। तो प्रारंभ में u बराबर 0 है, t बराबर भी 0 है। Sn be the distance traveled by the block in the interval t बराबर n-1। तो Sn ये दूरी है कोई, यहाँ तक मान लीजिए Sn है। तो कह रहा है ये दूरी कब है, पूरी दूरी के 1 मिनट पहले, पूरे जितना समय लगा है उसके 1 मिनट पहले, क्योंकि n-1 कर दिए। जहाँ पर t बराबर n है, t पूरा समय है तो उसके 1 सेकंड पहले पहुँच रहा है। देन द रेशियो Sn/Sn+1। तो Sn और Sn+1 में रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो इसको देखते हैं। तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस कवर्ड nth सेकेंड इज Sn। nth सेकेंड में जो दूरी तय करेगा उसको Sn मान लिया गया। अब डिस्टेंस कवर्ड इन n+1 सेकेंड में Sn+1 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ब्लॉक, चूंकि प्रारंभिक वेग 0 है तो u बराबर 0 हो गया ब्लॉक का, जो लुढ़केगा उससे गुटका।
डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। अब nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड फार्मूला हमको पता है, एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू, 2n माइनस 1 होता है। तो एस एन बराबर प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 रख दिया, ए बाई टू 2n माइनस 1 हो गया, तो एस एन बराबर ए बाई टू 2n माइनस 1 आ गया। ये समीकरण 1 हो गया। अब डिस्टेंस कवर्ड इन n प्लस 1 सेकेंड में, n प्लस 1 के लिए तो एस n प्लस 1 लिख दिया बराबर u प्लस हाफ ए टू n प्लस 1 माइनस 1 हो गया। इसी फार्मूले में n की जगह n प्लस 1 रख दिया। अब प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 रख दिया, तो एस n प्लस 1 बराबर 0 प्लस ए बाई टू 2n प्लस 2 माइनस 1 हो गया। इसको खोला, इसको छोटे कोष्ठक को, तो 2n प्लस 2 माइनस 1 हो गया। अब एस n प्लस 1 हो जाएगा ए बाई टू 2n प्लस 1। अब ये एक समीकरण आ गया और एक समीकरण ये आ गया, तो समीकरण 1 में 2 को भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, तो एस एन अपान एस एन प्लस 1 बराबर ए बाई टू 2n माइनस 1 अपान डी बाई टू 2n प्लस 1 आ गया, ए बाई टू 2n प्लस 1 आ गया। तो एस एन अपान एस एन प्लस 1, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 कट जाएंगे और ए भी कट जाएंगे, तो 2n माइनस 1 अपान 2n प्लस 1 आ गया। तो ये एस एन अपान एस एन प्लस 1 यही हमसे पूछ रहा है, तो 50 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड विद एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। तो देखिए, इसको एक्स एक्सिस माना है, इसको वाई। तो कह रहा है कि 2 पार्टिकल हैं, 2 कण हैं, वो चल रहे हैं, तो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, दूसरा 45 डिग्री का। कह रहा है द रेशियो ऑफ दियर वेलोसिटी रेस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, उनका जो सापेक्ष वेग है उसके रेशियो यानी अनुपात के बारे में हमको बताना है। तो इसको देखते हैं। ये देखिए विस्थापन समय ग्राफ है एक तरह से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, ये एक्सप्लेनेशन क्या है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद वेलोसिटी। अब देखिए जो चाल बराबर होता है वह दूरी बटे समय होता है, और यही चाल ही हमको उसका स्लोप बताएगी यानी ढलान। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और अगर हम इसको इस तरह खींच दें, इस तरह से, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसी के समांतर ये भी है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मान लीजिए ये v1 चाल है, ये v2 चाल से चल रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, तो जो ये है वो ये है। अब tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का हमने बताया था, लाल बटे कक्का साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। तो tan में लंब बटे आधार आएगा। तो ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो d आ गई। इसको x एक्सिस में है तो x मान लेते हैं, और लंब बटे इसको dx माना है, ये है तो y एक्सिस, ये x है, ये y है, लेकिन पहले उसके लिए x माना है जहाँ तक, दूसरे के लिए y। कुल मिला के ये जो है वो ये है, और लंब हो गया, और कोण के साथ वाली भुजा आधार होती है, तो आधार में टाइम दिया है इसलिए t हो गया। तो यही हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये दूरी है, समय, तो यही v हो जाएगा। तो यही चीज हमको सॉल्यूशन में लिखी है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज लिख दिया है, स्लोप बराबर v बराबर dx अपान dt बराबर tan थीटा। तो अब दोनों के लिए तो v1 अपान v2 बराबर, चूंकि स्लोप tan थीटा एक के लिए आ गया तो दूसरे के लिए भी वैसे ही आएगा, क्योंकि दोनों स्लोप वैसे ही है।
तो tan θ1 V1 बराबर tan θ1 और V2 बराबर tan θ2, तो दोनों को भाग दे दिए तो V1 अपान V2 बराबर tan θ1 अपान tan θ2। अब थीटा 30 डिग्री है पहले के लिए, 45 डिग्री है दूसरे के लिए, तो V1 अपान V2 बराबर tan 30 का मान रख देंगे, tan 45 का मान रख देंगे, जो भी आएगा उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा V1 अपान V2 बराबर 1/√3। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ tan 30 का मान और tan 45 का मान रख लीजिएगा। tan 45 तो जहाँ तक 1 होता है, tan 30 √3/2 होता है, √3 होता है, जो भी होता है 1/√3। तो इसको अपना सॉल्व कर लेंगे तो V1 अपान V2 आ जाएगा 1/√3। तो ये हमारा 51 का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेकेंड में कोई गेंद स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिर रही है, तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेकेंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए एस nth, ये फार्मूला nवें सेकंड के लिए u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 या 2n-1 ये समय है। तो अब पहले सेकंड के लिए यहाँ पर 1 रख देंगे, दूसरे सेकंड के लिए यहाँ पर 2 रख देंगे, तीसरे सेकंड के लिए यहाँ 3 रख देंगे, चौथे सेकंड के लिए यहाँ 4 रख देंगे। फार्मूला वही रहेगा और सब कुछ वही रहेगा, केवल दूसरे, पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले के लिए a/2 आ गया, दूसरे के लिए a/2 3 आ गया, ये पहले के लिए 1, तीसरे के लिए a/2 5 आ गया, चौथे के लिए a/2 7 आ गया। तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, तो 1 3 5 7 आ गया। बाकी तो सेम है तो सब कट जाएगा, तो 1 3 1 3 5 7 का रेशियो आ जाएगा। तो एट द बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब चूंकि प्रारंभिक वेग 0 है एंड a बराबर g, और जो त्वरण है वो चूंकि स्वतंत्र रूप से गिर रही तो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। तो इन एबव ईच केसेज, तो इन सब में प्रत्येक केस में क्या हो जाएगा, पहले सेकंड में दूरी, दूसरे सेकंड में दूरी, तीसरे सेकंड में दूरी, चौथे सेकंड में दूरी का जो अनुपात है वो 1 3 5 7 हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 52 का तीसरा ऑप्शन ये वाला। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।